आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास द आर्ट ऑफ सीइंग नाम की एक किताब के कुछ हिस्से हैं जो दिव्य दृष्टि या जिसे क्लेयरवॉयंस कहते हैं उसे विकसित करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि इस स्रोत के अनुसार क्लेयरवॉयंस आखिर है क्या, ये कितने तरह की होती है और क्या इसे सच में कोई सीख सकता है। हाँ, और इसे विकसित करने के लिए क्या क्या व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं। मतलब ये एक तरह से अनदेखी दुनिया को देखने की कला को समझने का एक प्रयास है। बिल्कुल, और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि लेखक शुरू में ही ये साफ कर देते हैं कि ये उनका अपना नजरिया है और ये सब पर लागू नहीं हो सकता। अच्छा। साथ ही वो एक चेतावनी भी देते हैं कि आध्यात्मिक काम में प्रकाश और अंधकार दोनों पहलू होते हैं, जैसे यिन और यांग। तो मतलब ये विषय उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल नए हैं, बल्कि उनके लिए है जो पहले से ही कुछ आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा से ही शुरू करते हैं। क्लेयरवॉयंस का शाब्दिक अर्थ है स्पष्ट दृष्टि। हाँ, साफ साफ देखना। पर इसका मतलब क्या उन चीजों को देखना है जो भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देती? ये सिर्फ भूत प्रेत देखने के बारे में तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये ऊर्जा, आभा मंडल मतलब ऑराज और मानसिक संदेशों को तस्वीरों के रूप में देखने की क्षमता है। दिलचस्प। तो इस स्रोत में एक परीक्षण का सुझाव दिया गया है जिससे पता चल सकता है कि किसी का झुकाव किस ओर है। हाँ, घोड़े के बारे में सोचो अभ्यास, ये बड़ा मजेदार है। ये कैसे काम करता है? तो जब कोई घोड़े के बारे में सोचता है तो बस ये ध्यान देना है कि मन में सबसे पहले क्या आता है। क्या एक तस्वीर आती है, या फिर आवाज जैसे हिनहिनाहट? हाँ, या फिर शायद कोई एहसास जैसे घोड़े पर बैठने का। इससे पता चलता है कि हमारी प्रमुख इंद्रिय कौन सी है। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति विजुअल है, मतलब सोचता तस्वीरों में है, तो उसमें क्लेयरवॉयंस की क्षमता हो सकती है? हो सकती नहीं, किताब का दावा है कि उसमें है। ये क्षमता हर किसी में होती है, हम इसके साथ पैदा होते हैं। लेकिन फिर होता क्या है? समाज और हमारी परवरिश वो इसे दबा देती है। तो ये कोई नई शक्ति पाने के बारे में उतना नहीं है जितना कि एक सोई हुई क्षमता को फिर से जगाने के बारे में। एकदम। इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि वास्तविकता की कई परतें हैं, कई आयाम हैं, जैसे भौतिक, सूक्ष्म, कारण, ये सब एक साथ मौजूद हैं। और हमारी मानसिक इंद्रियां इन दूसरी परतों को महसूस कर सकती हैं। बिल्कुल, बस उन्हें जगाने की देर है। ठीक है, यहाँ से ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। किताब देखने के दो प्रकारों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। एक तो वो है जो हम फिल्मों में देखते हैं, उसे फिजिकल क्लेयरवॉयंस कहा गया है। इसमें आत्माओं या ऊर्जाओं को ऐसे देखना जैसे वे भौतिक रूप से मौजूद हों। एकदम असली। हाँ, जैसे कोई हाड़ मांस का इंसान खड़ा हो। लेखक अपने पिता के अंतिम संस्कार का एक बहुत गहरा व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं, जहां उन्होंने अपने पिता की आत्मा को एकदम वास्तविक रूप में खड़े देखा था। लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसा अनुभव बहुत दुर्लभ है। तो फिर दूसरा प्रकार क्या है जिस पे ये किताब ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है? दूसरा प्रकार है इंट्यूटिव साइट, या आंतरिक दृष्टि कह सकते हैं। आंतरिक दृष्टि। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये आंखों से देखने के बारे में है ही नहीं, इसमें छवियां मन में बनती हैं। जैसे दिन में देखे गए सपने या यादें। बिल्कुल ठीक वैसे ही। लेकिन इन छवियों का स्रोत आपकी कल्पना नहीं, बल्कि सहज ज्ञान मतलब साइकिक इंट्यूशन होता है। किताब इसे क्लेयरवॉयंस का सबसे सुलभ और व्यावहारिक रूप बताती है। ठीक है, तो अगर ये सब आंतरिक दृष्टि के बारे में है तो कोई इसे विकसित कैसे कर सकता है? किताब में तीसरी आंख का बहुत जिक्र है। हाँ, तीसरी आंख यानी छठा चक्र इस अनुभव का केंद्र है। लेकिन इसे खोलना कोई बटन दबाने जैसा नहीं है। लेखक जल्दबाजी वाले तरीकों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं। सच्चा विकास धीमा होता है और समग्र आध्यात्मिक विकास से जुड़ा होता है। ऊर्जा को निचले चक्रों से ऊपर उठना होता है। तो ये सिर्फ आंखों के व्यायाम के बारे में नहीं है, ये अपने अंदर के मुद्दों से, अपने बैगेज से निपटने के बारे में है। एकदम सही। इस प्रक्रिया में तीसरी आंख को नकारात्मक विश्वासों, डरों और बुरी यादों से साफ करना शामिल है, जिन्हें किताब में कोर इमेजेस कहा गया है। हाँ, और ध्यान इसका एक प्रमुख साधन है। लेकिन होता यह है कि ध्यान इन दबी हुई चीजों को सतह पर ले आता है सामना करने के लिए। बिल्कुल। किताब में एक आइसक्रीम की दुकान में काम करने वाली महिला का दिलचस्प किस्सा है।
अच्छा। उसकी तीसरी आंख पूरी तरह से खुली हुई थी, लेकिन उसमें कोई मानसिक क्षमता नहीं थी। अरे, ऐसा कैसे? ये यही बताता है कि सिर्फ चक्र का खुला होना ही काफी नहीं है। मैंने दरवाजा खोला है, पर आपको पता नहीं कि दरवाजे के पार देखना कैसे है या क्या देखना है। सही, इसीलिए किताब में कुछ बहुत जरूरी सुरक्षा नियम भी दिए गए हैं। जैसे किसी शक्तिशाली उपकरण के लिए यूजर मैनुअल होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। संतुलन बनाए रखने के लिए ग्राउंडिंग मतलब पृथ्वी से जुड़ना और सेंटरिंग यानी खुद में केंद्रित होना ये अनिवार्य है। और एक मानसिक कवच बनाना सुरक्षा के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी को देखने या पढ़ने के बाद ऊर्जा के तार को काटना। ऊर्जा के तार, ये क्या होता है? ये एक एनर्जेटिक कॉर्ड होती है। जैसे हम फोन पे बात करते हैं और फिर फोन काट देते हैं, वैसे ही अगर आप ये कॉर्ड नहीं काटते तो आप उनकी ऊर्जा अपने साथ ले जाते हैं। ओह, ये तो बहुत जरूरी है। बहुत। और साथ ही एक चेतावनी भी है कि डरना नहीं है, क्योंकि डर अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें बताए गए कुछ व्यावहारिक उपकरणों को समझते हैं। एक चीज का जिक्र है जिसे क्लेयरवॉयंट लेबोरेटरी कहा गया है। हाँ, ये बहुत ही अनोखा टूल है। ये एक मानसिक रचना है, मतलब मन के अंदर बनाया गया एक व्यक्तिगत पवित्र स्थान। जैसे कोई पुस्तकालय या लैब? हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये मानसिक जानकारी के लिए एक एंकर पॉइंट का काम करता है, जिससे जानकारी जुड़ सके। तो ये काम कैसे करता है? व्यक्ति इस स्थान की कल्पना करता है, एक सवाल पूछता है और फिर छोड़ देता है। हाँ, और फिर उसका सहज ज्ञान उसे किसी वस्तु तक ले जाता है, जैसे कोई किताब या स्क्रीन जहाँ जवाब एक छवि के रूप में प्रकट होता है। ये तो सहज ज्ञान से मिलने वाले संकेतों को संभालने का एक बहुत व्यवस्थित तरीका है। बिल्कुल। किताब में आभा मंडल यानी ऑरस और चक्रों को देखने का भी जिक्र है। वो कैसे काम करता है? यह भी आंतरिक दृष्टि के उसी सिद्धांत पर आधारित है। मतलब वही नियंत्रण छोड़ देना। हाँ, आप एक केंद्र बिंदु मतलब व्यक्ति बनाते हैं, उसके आभा मंडल की कल्पना करते हैं और फिर नियंत्रण छोड़ देते हैं, ताकि आपकी आंतरिक दृष्टि आपको असली चीज दिखाए। बिल्कुल। किताब इस बात पर जोर देती है कि अपने प्रतीकों का एक व्यक्तिगत शब्दकोश बनाना जरूरी है। व्यक्तिगत शब्दकोश? हाँ, क्योंकि रंग और छवियां व्यक्तिपरक होती हैं। जैसे एक संस्कृति में सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, तो दूसरी में मृत्यु का। सही बात है। तो इसका कोई एक निश्चित कोड नहीं है। आपको खुद समझना होता है कि आपके लिए किसी रंग या प्रतीक का क्या मतलब है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये तो साफ है कि ये सिर्फ आत्माओं को देखने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसे एक गहरे व्यक्तिगत विकास के मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए अनुशासन, आत्म जागरूकता और सुरक्षा नियमों की आवश्यकता होती है। और देखने का सबसे सुलभ रूप आंतरिक है, जो छवियों के माध्यम से सहज ज्ञान को सुनने का एक कौशल है। यहाँ सबसे आकर्षक बात मानसिक क्षमता और आध्यात्मिक विकास के बीच का निरंतर संबंध है। हाँ, एक अटूट संबंध। इस स्रोत के अनुसार आप एक के बिना दूसरा नहीं पा सकते। मतलब दूसरों को देखने की क्षमता इस बात से जुड़ी है कि आप खुद को देखने के लिए कितने तैयार हैं। हाँ, जिसमें आपके असहज पहलू भी शामिल है। श्रोता के लिए एक अंतिम विचार। किताब में उल्लेख है कि जब आप देखना शुरू करते हैं तो आप केवल देवदूत और ऊर्जाएं ही नहीं देखते। नहीं, आप लोगों की समस्याओं को भी देखना शुरू करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी समस्याओं को देखते हैं। वो झूठ और मोह जिन्हें आप भूलना चाहते थे। हाँ, यह स्रोत बताता है कि इस क्षमता का असली काम और असली मूल्य यही निहित है। सही कहा। सवाल ये नहीं है कि कोई क्या देख सकता है, सवाल ये है कि जो दिखाई देता है उसका सामना करने की हिम्मत है या नहीं।